हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के, जहां सबसे पहले बताएंगे चीन ने अरुणाचल में 30 जगहों के नाम बदले, जिसके बाद विदेश मंत्री जयशंकर जी ने उसके नाम बदलने को लेकर दिया ऐसा करारा जवाब कि चुप हो गया चाइना। बताएंगे बड़ी खबर, साथ ही साथ बताएंगे रात के अंधेरे में पाकिस्तान सीमा से सटे एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स के फाइटर प्लेन्स की इमरजेंसी लैंडिंग को लेकर बहुत बड़ी खबर। साथ ही साथ क्या अरविंद केजरीवाल के बाद अब आतिशी होंगे गिरफ्तार आज 10 बजे, क्या है उनका विस्फोटक खुलासा। साथ ही साथ सारी जानकारियां बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का, भारतीय सेना का, भारत के संप्रभुता अखंडता का दिल से समर्थन करते तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां चीन ने अरुणाचल में 30 जगहों के बदले नाम, तो विदेश मंत्री जयशंकर जी ने दिया करारा जवाब। कहा अगर मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो क्या वो घर मेरा हो जाएगा। अरुणाचल को लेकर चीन के दावे पर करारा प्रहार जयशंकर जी का। बता दें, चीन की हरकतें और बयानबाजी किसी से छिपी नहीं है। चीन अक्सर अपने पड़ोसी के साथ विवादों के कारण सुर्खियों में रहता है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश के मौजूद स्थानों के नाम बदलने की एक बार फिर चीन ने ड्रैगन चाल चली है। चीन के दावे को खारिज करते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि नाम बदलने से कोई असर नहीं पड़ेगा। वे भी जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। चीन की करतूतों का जवाब देते हुए विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा कि नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज अगर मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो क्या वो घर मेरा हो जाएगा। नाम बदलने से कोई असर नहीं पड़ता। भारतीय सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मुस्तैदी के साथ खड़ी है। दोस्तों, हाल ही में चीन ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा पेश किया है। चीनी रक्षा मंत्रालय ने भारतीय राज्य को जंगनान नाम देकर इसे चीन का हिस्सा करार देते हुए कहा कि हम अरुणाचल प्रदेश को भारत के हिस्से के रूप में कभी स्वीकार नहीं करते हैं। इसके बाद भारत ने एक बार फिर बेतुके दावों को खारिज कर दिया और कहा कि पूर्वोत्तर राज्य भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। अब ऐसे में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के जो अलग अलग हिस्सों के 30 नए नामों की चौथी सूची जारी की है। वाकई में उसने भारत को आग बबूला करने का कोई कसर नहीं छोड़ा। लेकिन जिस प्रकार से जयशंकर जी ने करारा जवाब दिया है चाइना को, क्या आप उससे संतुष्ट है? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और साथ ही साथ आप लोग क्या जवाब देंगे दोस्तों, चीन को बताना मत भूलिएगा कमेंट में। अगली खबर बता दें, रात के अंधेरे में पाकिस्तान सीमा से सटे एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स के फाइटर प्लेन्स की इमरजेंसी लैंडिंग की बहुत बड़ी तैयारी। क्या है प्लान बता दें। तकनीक का हाथ पकड़कर तेजी से विकसित होती दुनिया के साथ कदम ताल कर रही भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स गजब का करतब करने जा रही है। 3.5 किलोमीटर लंबे जम्मू कश्मीर एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के फाइटर प्लेन्स की आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का परीक्षण होगा। इसे सुरक्षित तरीके से अंजाम देने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और आवश्यक उपकरण भी इंस्टॉल किए गए हैं। मेडिकल और अग्निशमन सर्विसेज भी वर्तमान में साइट पर है और ट्रायल रन के लिए मोटरवे को साफ करने का काम भी शुरू हो गया है। परीक्षण सोमवार को रात के समय होने वाला है और राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों को उस समय डाइवर्ट किया जाएगा। इस इमरजेंसी टेस्ट लैंडिंग में सुखोई लड़ाकू विमान और हल्के लड़ाकू विमान तेजस के हिस्सा लेने की उम्मीद है। इसी इमरजेंसी टेस्ट लैंडिंग के लिए आवश्यक निर्माण 119 करोड़ रुपए के आवंटित बजट के साथ 2020 में शुरू हुआ था। वहीं यातायात विभाग ने एक एडवाइजरी जारी कर सोमवार सुबह 4 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक राजमार्ग पर भारी मोटर वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। जी हाँ, बता दें कि इंडियन एयरफोर्स की ओर से बताया गया है कि इस इमरजेंसी टेस्ट लैंडिंग का मकसद आपातकालीन स्थिति में राहत और बचाव अभियान के साथ ही आवश्यकता पड़ने पर जवाबी कार्रवाई भी की जा सके। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इंडियन एयरफोर्स को आप लोग पाक सीमा से सटे एक्सप्रेसवे पर इमरजेंसी, वो भी सक्सेसफुल इमरजेंसी लैंडिंग के लिए, इस टेस्टिंग प्लान के लिए ऑल द बेस्ट कहना मत भूलेगा। अगली खबर बता दें, BRI के चंगुल में नेपाल 14 ट्रेड रूट खोलने जा रहा है। चीन नेपालियों को देगा फ्री वीजा। जी हाँ, भारत का पड़ोसी देश नेपाल चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के जाल में पूरी तरह फंस चुका है। इस कारण नेपाल पर चीन का कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन नेपाल की पुष्प कमल दहल सरकार चीन के साथ कम्युनिस्ट खेल रही है। नेपाल के पूरी तरह चीन के कब्जे में जाने के पीछे पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को प्रमुख वजह माना जा रहा है। ओली घोषित तौर पर चीन के करीबी नेता हैं। उन्होंने चीन के इशारे पर कुछ दिनों पहले ही पुष्प कमल दहल प्रचंड की पार्टी के साथ गठबंधन कर नेपाल में नई सरकार बनाई है। नई सरकार के निर्माण के बाद नेपाल के उप प्रधानमंत्री और विदेश मामलों के मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ ने चीन की यात्रा की थी। चीन से वापस लौटने के बाद उप प्रधानमंत्री श्रेष्ठ ने कहा कि चीन दोनों देशों के बीच पारंपरिक व्यापार मार्गों को फिर से खोलने पर सहमत हुआ है। उन्होंने त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बातचीत करते हुए कहा कि चीन नेपाल व्यापार मार्गों में से 14 को खोलने पर सहमत हो गया है, जो कोविड-19 के कारण बंद हो गए थे। मुझे उम्मीद है कि इससे सीमा क्षेत्र के करीब रहने वाले लोगों के दैनिक जीवन में आसानी होगी।
एनालिस्ट ने कहा कि नेपाल में बेल्ट एंड रोड पहल के कार्यान्वयन के संबंध में भी चर्चा हुई। विदेश मंत्री के अनुसार चीन आने वाले नेपाली नागरिकों को मुफ्त वीजा प्रदान करने को लेकर भी सकारात्मक रहा है। साथ ही साथ बता दें, इजराइल ने सीरिया में ईरानी जनरल को कर दिया ढेर। तेहरान का वाणिज्य दूतावास भी हुआ ध्वस्त, भड़क गया तनाव। दरअसल सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान का वाणिज्य दूतावास सोमवार को इजराइल के जबरदस्त हवाई हमले में ध्वस्त हो गया। बताया जा रहा है कि इस हमले में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC का वरिष्ठ कमांडर मोहम्मद रजा जाहिदी की मौत हो गई है। ईरानी राज्य टेलीविजन ने कहा कि इजराइल के हवाई हमले में कई ईरानी राजनयिक मारे गए हैं। ऐसी भी रिपोर्ट है कि इस हमले में गाजा में सक्रिय फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद का महासचिव जियाद अल नखलाह भी मारा गया है। इस हमले को इजराइल के लिए एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन इससे क्षेत्रीय संघर्ष की और ज्यादा भड़कने की आशंका है। जी हाँ, आपको बता दें, इस हमले के बाद सीरियाई और ईरानी विदेश मंत्री घटना स्थल पर पहुंचे, वहां पर ब्यौरा किया। इसमें कई अन्य लोगों के मारे जाने की भी खबर है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, तुम लोगों से नहीं हो पा रही सुरक्षा तो हमें करने दो। जी हाँ, चीन ने पाकिस्तान में सैनिकों की तैनाती का दे दिया ऑफर। जी हाँ, पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर लगातार हो रहे हमलों से चीन भड़का हुआ है। चीन ने पाकिस्तान से दो टूक कहा है कि अगर तुमसे चीनी नागरिकों और चीनी इन्वेस्टमेंट की सुरक्षा नहीं हो पा रही है तो हमें करने दो। चीन के इस बयान का मकसद पाकिस्तान में अपनी सेना तैनात करना है। इसे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात मानी जा रही है। इससे बड़ी शर्मिंदगी एक देश के लिए कतई भी नहीं हो सकती जहां पर उसकी सेना सुरक्षा देने में फेल रही हो और दूसरा देश कह रहा हो कि तुमसे नहीं हो पाएगा, हमें पिक्चर में आने दो। जी हाँ, पाकिस्तान चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC की सुरक्षा के लिए कल से लगभग 10 साल पहले एक स्पेशल फोर्स सिक्योरिटी सर्विस डिवीजन बनाई थी, लेकिन इससे भी हमले नहीं रुके थे। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ दिनों पहले इस्लामाबाद से लगभग 270 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बेशम एक आत्मघाती हमले में 5 चीनी इंजीनियर और उनके पाकिस्तानी ड्राइवर की मौत से चीन का पारा 7वें आसमान पर है। तो वहीं चीन ने अपने नागरिकों की हत्या की जांच के लिए एक स्पेशल टीम भी चीन से पाकिस्तान भेजा है। दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार चीनी जांच दल ने कहा कि अगर तुम लोगों से हमारे इन्वेस्टमेंट और हमारे लोगों यानी चीनी लोगों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है तो इसको हमें करने दो। इसका मतलब यह है कि चीन चाहता है कि उसके प्रोजेक्ट्स और लोगों की सुरक्षा में उसकी खुद के सुरक्षा कर्मी तैनात हो। हालांकि पाकिस्तान ने कहा है कि वो इसके लिए 4 महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान नहीं चाहता कि चीन की सेना पाकिस्तान में आए। अगर ऐसा हुआ तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर पाकिस्तान की जो किरकिरी होगी वो देखने वाला होगा। साथ ही आपको बता दें, इतनी डांट सुनने के बाद अब पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने इन हमलों के बाद चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए ड्रोन कैमरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। जी हाँ, खास करके कराची में। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, चीन पाकिस्तान ने दिखाया रंग तो छोड़ेगी नहीं, भारतीय एयरफोर्स चुकता होगा हर हिसाब, कहर मचाएंगे 1200 फाइटर जेट्स। दरअसल भारतीय वायुसेना ने 10 दिन तक चलने वाला ऐसा अभ्यास शुरू किया है जिसे अब तक का सबसे बड़ा अभ्यास कहा जा रहा है। गगन शक्ति 2024 में भारतीय वायुसेना के लद्दाख से लेकर अंडमान तक और राजस्थान से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का हर एयरबेस भाग ले रहा है। संभावना है कि यह अभ्यास 2018 में हुए गगन शक्ति 2018 को भी पीछे छोड़ देगा, जिसमें 1100 एयरक्राफ्ट शामिल हुए थे। दोस्तों, वायुसेना हर तरह के इलाके में और हर तरह के मौसम में युद्ध करने की अपनी क्षमता को धार देने के लिए इस अभ्यास को पूरे देश में कर रही है। वायुसेना ने फरवरी में पोखरण में वायु शक्ति अभ्यास किया था, जिसमें दुश्मन पर वार करने की क्षमता का प्रदर्शन किया गया। नेक्स्ट खबर बता दें, इजराइल को और लड़ाकू विमान बम बेचने को तैयार अमेरिका। पेंटागन और विदेश विभाग ने की इसकी पुष्टि। जी हाँ, दक्षिणी गाजा में इजरायली सैन्य कार्रवाई वो वहाँ खराब होते मानवीय हालात के कारण पूरी दुनिया की चिंता बढ़ गई है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने गुपचुप तरीके से इजराइल को अरबों डॉलर के बम व लड़ाकू विमानों के निर्यात की मंजूरी दे दी है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि फलस्तीनी नागरिकों पर प्रभाव की आशंकाओं के बावजूद वॉशिंगटन ने हथियार पैकेजों को हरी झंडी दी है। ये इजराइल की रक्षा रणनीतियों के प्रति उसके अटूट समर्थन का संकेत है। रक्षा निर्यात मंजूरी में जिन हथियारों को शामिल किया गया है उनमें 1800 MK-84 बम व 500 MK-82 बम शामिल है। जी हाँ, अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन व विदेश विभाग के अधिकारियों ने भी इसकी पुष्टि की है। इस बीच फलस्तीनियों की भूख मिटाने के लिए अमेरिका, जापान व संयुक्त राष्ट्र की तरफ से गाजा में लगातार खाद्य सामग्रियों के पैकेट गिराए जा रहे हैं। रविवार को भी खाने के पैकेट गिराए गए हैं। जी हाँ, ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि जो अमेरिका है वो डबल स्टैंडर्ड हमेशा से फॉलो करता आया है और आज भी एक तरफ इजराइल को ये भारी भरकम बम हथियार प्रोवाइड करवा रहा है, मुहैया करवा रहा है, और दूसरी तरफ वो दुनिया को दिखाने का ढोंग भी रच रहा है कि वो गाजा में लोगों को, फलस्तीनियों को भूख मिटाने के लिए खाद्य सामग्रियों के पैकेट गिरा रहा है। बहरहाल इस अमेरिका के दोगलेपन के लिए आप किस पर जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, भारत
भारत और श्रीलंका में विवाद से पहले किसका था कच्चा तीवू द्वीप, क्यों छोटे से टुकड़े पर मच गया बवाल, बता दें। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित कच्चा तीवू द्वीप को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। दरअसल एक आरटीआई के जवाब में बताया गया कि साल 1974 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने श्रीलंका की राष्ट्रपति श्रीमावो भंडार नाइके के साथ एक समझौता किया था। इसी के तहत द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया गया। अब इसको लेकर राजनीति में घमासान मचा हुआ है। पार्टियां सवाल जवाब कर रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि देश तो अक्सर इंच भर जमीन को लेकर अड़ जाते हैं। ऐसे में भारत ने अपना पूरा का पूरा द्वीप क्यों पड़ोसी देश के नाम कर दिया। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर आरटीआई के हवाले से लिखा कि यह चौंकाने वाला है। नए तथ्यों से पता चला है कि कांग्रेस ने जानबूझकर कच्चा तीवू द्वीप श्रीलंका को दे दिया था। इसको लेकर हर भारतीय में गुस्सा है और एक बार फिर से मानने पर मजबूर कर दिया है कि हम कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर सकते। भारत की अखंडता, एकता कम कर और हितों को कमजोर करना ही कांग्रेस के काम करने का तरीका है, जो 75 सालों से जारी है। पहले भी मुद्दा कई बार उछला है। आरटीआई तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने लगाया था। फिलहाल इस पर पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर है। अब आपको बताते हैं कब से कब तक किसका हक रहा कच्चा तीवू पर। दरअसल बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाला यह द्वीप 285 एकड़ में फैला हुआ है। यह सबसे नए द्वीपों में से आता है, जो 14वीं सदी में ज्वालामुखी के विस्फोट से बना था। शुरुआती मध्यकालीन समय में यह द्वीप श्रीलंका के जाफना किंगडम का हिस्सा था। बाद में 17वीं सदी में यह रामानाथपुरम के रामानद साम्राज्य के पास आ गया। श्रीलंका ने इस पर पूरा कंट्रोल पाने के लिए द्वीप के चारों तरफ डिफेंस एक्सरसाइज भी कर डाली। साल 1921 में भारत और श्रीलंका दोनों में मछली पकड़ने को लेकर इस पर विवाद हो गया। विवाद अनसुलझा ही रहा और आग में चिंगारी की तरह तरह रहकर भड़कता रहा। आगे चलकर सिविल एविएशन ऑफ सिलोन और सिविल अथॉरिटी ऑफ इंडिया में बातचीत हुई। मामला हमारे यहाँ विदेश मंत्रालय तक पहुंचा, यहीं से बदलाव हुआ। साल 1974 में कुछ शर्तों के साथ देश ने यानी भारत ने कच्चा तीवू श्रीलंका को दे दिया। कंडीशंस ये थी कि भारतीय मछुआरे फिशिंग और अपने जाल सुखाने जैसे कामों के लिए द्वीप का उपयोग कर सकेंगे। साथ ही वहाँ बने चर्च में बिना वीजा के भारतीय फिशरमैन आ सकेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि वो हिस्सा श्रीलंका को दे दिया गया, लेकिन बाद में कंडीशन भी श्रीलंका फॉलो नहीं कर रहा था। मछुआरों की आवाजाही पर मनाही होने लगी। अब आप ही बताइए इसमें किसकी सबसे बड़ी गलती है कि आज कच्चा तीवू द्वीप हमारे पास नहीं है। आज कच्चा तीवू द्वीप भारत के हाथ से जा चुका है। बहरहाल इस पर आपकी जो भी राय हो, किसका सबसे बड़ा इसमें हाथ रहा कि वो हमारे हाथ से निकल चुका है, बताइएगा जरूर। दोस्तों, देखते हैं भारत की जनता की इस पर क्या राय है कच्चा तीवू पर। अगली खबर की बात करें, जहां पर भारत का दोस्त बना रहा 6th जनरेशन लड़ाकू विमान। अमेरिका और चीन भी हैरान, कहा जा रहा आसमान का दानव। दरअसल भारत का दशकों से आजमाया हुआ दोस्त रशिया में 6वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की कोशिशें तेज हो गई है और ये रिपोर्ट कुछ ऐसी ही है जो हरगिज अमेरिका और चीन को पसंद नहीं आएंगी। जी हाँ, ऐसी रिपोर्ट है कि रशिया ने अपनी वायुसेना के बेड़े से MiG-31 को बदलने के लिए MiG-41 को भर्ती करने का फैसला किया है, जो एक 6वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान हो सकता है और कई मायनों में इस फाइटर जेट का आकाश का राक्षस भी कहा जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक रशिया की विमानन इंजीनियरिंग अपनी सीमाओं को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है और MiG-41 के डेवलपमेंट पर तेजी से काम कर रहा है। रूस अगर इस फाइटर जेट का सटीक निर्माण करने में कामयाब हो जाता है तो उसकी एयरफोर्स टेक्नोलॉजी न सिर्फ एक नई सीमा रेखा का निर्माण करने में कामयाब होगा, बल्कि दुनिया की एयरफोर्स ताकत में रशिया सबसे आगे निकल जाएगा और यही वो वजह है जो अमेरिका की नींद उड़ाने के लिए काफी है। जी हाँ, साथ ही साथ नेक्स्ट खबर बता दें, बांग्लादेश को भड़का रहा है चीन, क्या ड्रैगन है इंडिया आउट कैंपेन की असली वजह, बता दें। बांग्लादेश में इंडिया आउट कैंपेन की गूंज सुनाई दे रही है। भारत के खिलाफ इस अभियान को चलाने वाली बांग्लादेश की प्रमुख विपक्षी दल बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP है, लेकिन जानकारी से सिर्फ मुखौटा मान रहे हैं। बांग्लादेश में भारत के असली विरोध की वजह चाइना को माना जा रहा है। इससे पहले ड्रैगन मालदीव में भी ऐसी ही साजिश को अंजाम दे चुका है। दुनिया में भारत के प्रमुख दोस्तों में गिना जाने वाले बांग्लादेश में आजकल भारत विरोधी मुहिम छिड़ी हुई है। इंडिया आउट कैंपेन से बांग्लादेश में भारतीय उत्पादों के बहिष्कार की अपील की जा रही है। सोशल मीडिया पर एक तरह का माहौल बनाया जा रहा है। खास तौर से BNP के नेता खुलकर भारत के विरोध में बोल रहे हैं। ऐसा माहौल देखकर सवाल उठना लाजमी है कि भारत की मदद के भरोसे टिका रहने वाला ये देश आखिर ऐसी भाषा कैसे बोलने लगा। दरअसल इसके पीछे सबसे बड़ी वजह चाइना है। दोस्तों, बांग्लादेश में भारत के खिलाफ मुहिम चलाने वाले नेता का नाम तारिक रहमान है। तारिक रहमान पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और पूर्व राष्ट्रपति जिया उर रहमान के पुत्र हैं। खासतौर से पाकिस्तान से अलग होने के 5 साल बाद चाइना ने बांग्लादेश को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दी थी। हालांकि दोनों देशों के बीच उस तरह के संबंध नहीं बन सके थे जैसे दो देशों में होने चाहिए। ऐसे में दोनों देशों के बीच संबंधों को पटरी पर लाने वाले नेता जिया उर रहमान ही बने थे। उन्होंने इस दौर में बीजिंग का दौरा भी किया था और बांग्लादेश मुक्त बाजार को बहाल किया था। अब उनके ही बेटे का नाम बांग्लादेश की भारत विरोधी मुहिम में सामने आ रहा है। जी हाँ, तारिक रहमान वर्तमान
वर्तमान में बांग्लादेश से निर्वासन झेल रहे हैं। उन्हें 2018 में आतंकवाद फैलाने का दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई गई थी और यही सबसे बड़ी वजह है कि तारिक का चीन कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। नेक्स्ट खबर बता दें, रूस को भारी पड़ रही है चीन संग दोस्ती, भड़की रूसी जनता, जिनपिंग के धोखे से पुतिन को बचाएगा क्या अपना भारत। दरअसल यूक्रेन युद्ध के बीच रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन के साथ दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी है। यही नहीं, पुतिन ने चीन की यात्रा की और शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की। पुतिन और शी जिनपिंग ने ऐलान किया है कि दोनों देशों के बीच दोस्ती में कोई सीमा नहीं होगी। पश्चिमी देशों ने रशिया पर बेहद कड़े प्रतिबंध लगाए हैं और इससे बचने के लिए पुतिन अब चीन और भारत की शरण में है। भारत जहां रशिया से दोस्ती निभा रहा है तो वहीं चाइना ने रूस के इस महासंकट का फायदा उठाना शुरू कर दिया है। शी जिनपिंग के इस धोखे से पुतिन संग दोस्ती पर खतरा मंडराने लगा है। दरअसल इस पूरे विवाद की जड़ रशिया का सुदूर पूर्वी इलाका प्रीमोर्स की क्राई है, जहां पर अब चीन के लोगों की घुसपैठ बढ़ रही है और इससे रूसी जनता परेशान होने लगी है। रूस के इस इलाके में चीनी नागरिक अपराध और अवैध व्यापार को अंजाम दे रहे हैं। इस इलाके में व्लादिवोस्तोक बंदरगाह है जहां पर भारत ने भी निवेश कर रखा। वैसे में चीनी के इस अवैध घुसपैठ के बाद रूसी जनता में आक्रोश देखने को मिला है, जिसके बाद उन्होंने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को घेरने की कोशिश की। नेक्स्ट खबर बता दें, अपने ही देश में आने के लिए दिखाने पड़ते हैं कागज, रोज की है जद्दोजहद, लोग इलाके दोनों हिंदुस्तानी, फिर भी कैसी मजबूरी की दिखाना पड़ता है कागज। दरअसल पश्चिम बंगाल के नादिया जिले की एक बस्ती के लोगों को रोज अपने ही देश में आने जाने के लिए कागजात दिखाने पड़ते हैं। यहाँ तक कि इस बस्ती के लोगों को अपने देश में एंट्री का टाइम भी फिक्स है। भारत बांग्लादेश की सीमा पर चोर मेघना नाम की एक भारतीय बस्ती के रहने वालों को रोज इस जद्दोजहद से दो चार होना पड़ता है। इस बस्ती के लोगों का कहना है कि भारतीय होने के बावजूद हम सीमा से लगी कंटीले तारों के उस पार रहने को मजबूर हैं। चोर मेघना नाम की इस भारतीय बस्ती में करीब 750 लोग रहते हैं और सभी को हमेशा अपने साथ आधार कार्ड या वोटर आईडी रखना पड़ता है। इनका कहना है कि इन कागजात के बिना हम अपने ही गांव में नहीं जा सकते। जी हाँ, साथ ही साथ मालदीव में इस तरीके से पैर पसार रहा है चीन, भारत की बढ़ेंगी मुश्किलें। दरअसल मोहम्मद मुइजू की सरकार बनने के बाद से ही मालदीव अपने क्षेत्र में भारत की उपस्थिति को कम करने की कोशिश कर रहा है। मुइजू सरकार ने पिछले ही महीने मालदीव में तैनात भारतीय सैनिकों के एक समूह को वापस भेज दिया है। मालदीव में अन्य जगहों पर तैनात बाकी भारतीय सैनिक भी 10 मई तक मालदीव से वापस आ जाएंगे। इन सभी सैनिकों को भारतीय टेक्निकल टीम से रिप्लेस किया जाना है। मालदीव और भारत में जारी कूटनीतिक विवाद के बीच चीन मालदीव में अपनी पैठ जमाने की कोशिश कर रहा है। सैन्य सहायता प्रदान करने से लेकर बुनियादी ढांचे का निर्माण करने तक में चाइना सक्रिय रूप से मालदीव की मदद कर रहा है। मालदीव में चीन की बढ़ती मौजूदगी से यह प्रतीत होता है कि मालदीव भारत से दूर जाने की कोशिश कर रहा है। मालदीव मुइजू की सरकार बनने के बाद से चीन कैसे मालदीव की मदद कर रहा है, हर कोई बेहतर तरीके से समझता है। जी हाँ, चीन की क्या चाल है हर कोई जानता है। अगली खबर आपको बता दें, जहां मोदी की गारंटी का बैनर, बीजेपी का झंडा, जब अमेरिका में भारतवंशियों ने निकाली कार रैली। बता दें, भारत में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जोरों पर है। इसको लेकर भारत में तो उत्साह है ही, लेकिन अमेरिका में बसे भारतीयों में भी इसको लेकर कोई कम उत्साह नजर नहीं आई। न्यूज एजेंसी के मुताबिक अमेरिका में बसे भारतवंशियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के समर्थन में 20 अलग अलग शहरों में कार रैली का आयोजन किया। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी यूएस यानी OFBJP USA के अध्यक्ष अडापा प्रसाद ने न्यूज एजेंसी से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी और एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें जीते देखने के लिए भारतीय अमेरिकी समुदाय काफी उत्साहित है। उन्होंने कहा कि भारतीय अमेरिकी चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में एनडीए अब की बार 400 पार का लक्ष्य हासिल करे। इसको लेकर ही अमेरिका के 20 शहरों में भारतीय अमेरिकियों ने कार रैली का आयोजन किया। रैली के दौरान कारों पर मोदी की गारंटी, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत, अब की बार 400 पार और मोदी 3.0 जैसे नारे लिखे बैनर लगे हुए थे। जी हाँ, साथ ही साथ बता दें अगली खबर, इमरान खान बुशरा बीवी को मिली राहत। पाकिस्तान हाई कोर्ट ने निलंबित कर दी 14 साल की सजा। तोशाखाना केस में सजा पर रोक लगा दी। जी हाँ, पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी को सुनाई गई 14 साल की जेल की सजा पर रोक लगा दी। आम चुनाव से कुछ दिन पहले 31 जनवरी 2023 को इस्लामाबाद अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने इस मामले में दोनों को 14 साल की जेल की सजा सुनाई थी। सोमवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक ने तोशाखाना मामले में सुनवाई गई सजा को निलंबित करते हुए कहा है कि सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई ईद की छुट्टियों के बाद तय की जाएगी। हालांकि इमरान खान अभी भी अन्य मामलों में सुनाई गई सजा के तहत जेल में ही रहेंगे। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, दिल्ली शराब घोटाला केस को लेकर आज सुबह 10 बजे आखिर क्या विस्फोटक खुलासा कर रही होंगी अतीशी। बता दें, दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की हिरासत 15 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी गई है। सोमवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी ईडी हिरासत बढ़ा दी है। ईडी ने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल ने इस केस में अपने 2 मंत्रियों आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है। कोर्ट में जब ईडी ने इस बारे में जानकारी दी तो अरविंद केजरीवाल ने इस पर सहमति जताई। अरविंद केजरीवाल ने बताया है कि इस मामले में आरोपी विजय नायर उन्हें नहीं आतिशी
आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। इस घटनाक्रम के बाद अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया और उसके बाद आतिशी ने ट्विटर पर यानी एक्स पर एक छोटा सा पोस्ट लिखा है, जिसमें उन्होंने आज यानी मंगलवार की सुबह 10 बजे एक विस्फोटक एक्सपोज करने की बात कही है। दोस्तों, केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आज कैलाश गहलोत को बुलाया गया है, अब कल ईडी मुझे भी बुला सकती है, उसके बाद ईडी सौरभ भारद्वाज को भी बुला सकती है, इसके बाद हमें भी ईडी गिरफ्तार कर सकती है। ये सब आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए हो रहा है, मगर हम इनसे डरने वाले नहीं। अब ऐसे में दोस्तों माना यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं जब केजरीवाल ने आतिशी का नाम लिया है तो आतिशी भी अब ईडी के घेरे में आने वाली है और कहीं ना कहीं इनकी भी गिरफ्तारी तय है। जी हाँ, आपको क्या लगता है कि जो पार्टी भ्रष्टाचार खत्म करेंगे की कसम खाकर राजनीति में आई थी, वो आज भ्रष्टाचार की वजह से ही खत्म हो रही है? क्या कहते हैं आप लोग? इस पर अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों, भारी मात्रा में कमेंट करिएगा। दोस्तों, कौन सही है कौन गलत है हम उसकी बात नहीं कर रहे, वो कोर्ट का फैसला है, कोर्ट तय करेगा कि कौन मुजरिम है नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से इल्जाम लगने के बाद भी लोग जेल में बंद है, आम आदमी पार्टी का नेता लोग जेल में बंद है, लग तो ऐसे ही रहा है कि भ्रष्टाचार मिटाने वाले भ्रष्टाचारी बन गए हो। जी हाँ, साथ ही आपको बता दें जेल में इन 6 लोगों से मिल सकेंगे सीएम केजरीवाल, पत्नी और बच्चों के अलावा 2 दोस्तों के भी दिए नाम। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। केजरीवाल को तिहाड़ की जेल नंबर 2 के बैरक में अकेले रखा गया है। कल केजरीवाल की पहली रात तिहाड़ जेल में कटी। जिस बैरक में केजरीवाल को रखा गया है वो 14 फीट लंबी और 8 फीट चौड़ी है। इसमें एक टीवी लगा है, सीमेंट का ऊंचा चबूतरा बना हुआ है। बैरक के बाहर 4 सुरक्षा कर्मी हर वक्त तैनात रहेंगे। केजरीवाल ने जेल में अध्ययन के लिए कोर्ट से 3 किताबों की मांग की है। केजरीवाल ने रामायण, गीता और नीरजा चौधरी की किताब यानी हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड की मांग की है। इसके अलावा जेल में दवा रखने की इजाजत मांगी है। जी हाँ दोस्तों, केजरीवाल ने जेल में मिलने के लिए 6 लोगों के नाम दिए हैं। नियमों के मुताबिक जेल में जाने वाला कोई भी कैदी 10 लोगों के नाम जेल प्रशासन को दे सकता है, जिनसे वो जेल में रहते हुए मुलाकात करना चाहता है। और वो 6 नाम है: पत्नी सुनीता, बेटा पुलकित, बेटी हर्षिता, दोस्त संदीप पाठक, पीए विभव कुमार और एक और दोस्त का नाम है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, अमित शाह जी ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कितने भी दल इकट्ठा कर लो आएंगे तो मोदी ही। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अब लोकतंत्र के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उनकी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान लाखों लोगों को जेल में डाल दिया था और राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया था। रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में लोकतंत्र बचाओ रैली को लेकर इंडिया गठबंधन पर पलटवार करते हुए कहा कि तुम कितने भी दल इकट्ठा कर लो आएगा तो मोदी ही। जी हाँ, साथ ही उन्होंने कहा कि जो भ्रष्टाचार करेगा वो सलाखों के पीछे निश्चित जाएगा। जी हाँ, इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मैच फिक्सिंग वाली टिप्पणी पर घिरे राहुल गांधी, बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से की शिकायत। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मैच फिक्सिंग वाली टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी मुश्किल में पड़ते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर सोमवार को निर्वाचन आयोग से राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत की और उन पर कार्रवाई की मांग रखी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग में अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अधिकारी के साथ मुलाकात के बाद पुरी ने कहा कि दिल्ली में जनसभा के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की टिप्पणी अत्यंत आपत्तिजनक थी। ये न केवल आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है बल्कि इसके गंभीर प्रभाव भी हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि कल जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि यह चुनाव एक फिक्स मैच है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार के निर्वाचन आयोग में अपने लोगों को तैनात किया गया है। उन्होंने ईवीएम की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाया और कहा कि चुनाव के बाद संविधान को बदल दिया जाएगा। अगली खबर बता दें, कन्हैया कुमार को इस सीट से टिकट देकर चौंका सकती है कांग्रेस। दरअसल कहा जा रहा है कि कांग्रेस कन्हैया कुमार को लोकसभा चुनाव के मैदान में उतार सकती है। कहा जा रहा है कि वे भागलपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। कन्हैया कुमार 2019 में बेगूसराय से चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस बार कन्हैया कुमार को भागलपुर से टिकट देकर चौंका सकती है। आपको बता दें, बिहार में महागठबंधन के बीच सीट शेयरिंग तय हो चुका है। आरजेडी 26 और कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। जी हाँ, तो वही मुख्तार अंसारी के बाद आजम खान का अगला नंबर। आखिर ये क्या बोल गए स्वामी प्रसाद मौर्य? दरअसल माफिया से माननीय बने मुख्तार अंसारी की मौत का मामला गहराता जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्तार के घर पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि दी। वही मुख्तार के परिजनों से मुलाकात करने के बाद राष्ट्रीय शोषित समाज की पार्टी अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। स्वामी ने मामले की असली सच्चाई जनता के सामने आ सके इसके लिए हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से जांच कराने की मांग की है। इसके साथ ही स्वामी ने सपा नेता आजम खान के साथ भी अनहोनी होने की आशंका जताई है। जी हाँ, साथ ही साथ इस बीच ये थे की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगे तो इस वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।